हेलो 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 बच्चों, कैसा गया आपका पेपर। फिर से अभी लाइट आ गई, चलो बढ़िया है। ग्रुप 5 लैब असिस्टेंट पेपर 22 इस तारीख का हम लोग पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं, 22 तारीख का। तो बायोलॉजी का, बायोलॉजी शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला करके लगभग 80 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि जो ग्रुप जनरल नॉलेज वाला ग्रुप है उसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो डिसीज वाले चैप्टर से आए थे, जो कि 12th क्लास में है, और 11-12 से ही मोस्टली क्वेश्चन आए थे इस फर्स्ट शिफ्ट में। 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 11-12 और बाकी 10th बेस में केवल 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा गया था मैरिजुआना हैशिश चरस गांजा का अपने शरीर पर कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है। तो दूसरा पूछा गया था कोलेस्ट्रम के बारे में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से क्वेश्चन था। डिसीज, वेक्टर, कैरियर जानते हो, वेक्टर क्या होता है, कैरियर कौन होता है, और उसके अलावा कौन सा पैथोजन जो है डिसीज कॉज करता है, इस बारे में भी पूछा गया था। बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ से एक डिफरेंस में क्वेश्चन आया था। हालांकि ये इसको हम 10th बेस बोलेंगे, लेकिन अगर आप 11-12 पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया का वेक्टर है, वो मलेरिया का पैथोजन है, और इससे भी क्वेश्चन जो है आया था। एवोल्यूशन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये 12th का है। अल्कोहल में कौन सा बॉडी का ऑर्गन जो है इफेक्ट होता है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें इफेक्ट करता है। अल्कोहल पीने के बाद में इंसान लड़खड़ाता क्यों है। सेल थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये भी 11th क्लास में आपको मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये आपको यहाँ से इतनी सारे ये टॉपिक हैं, और थोड़ा मुझे अगर याद आएगा तो मैं और आपको बता दूंगा, एलाबोरेट कर देंगे। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो मैंने लिख दी हैं, और यही टोटल ड्रग्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा तो अगली बार, ठीक है, यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगर ड्रग्स से क्वेश्चन आया तो यहां पर देख लेते हैं। 3 तरह की मेनली ड्रग्स होती हैं, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स और कोकीन। कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स और कोकीन। कैनाबिनॉइड्स मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा, ये क्या करती हैं, किसको इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर यानी हमारे हार्ट वगैरह, हार्ट को इसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी रेट बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ये सब कौन करेगा, ये कैनाबिनॉइड्स करेंगे। एग्जांपल मैरिजुआना, हैशिश, चरस, गांजा। अब आते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या करेंगे, सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी ब्रेन जो है उसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको इफेक्ट करेंगे। और उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो हमारी गट है, जहां से खाना आपके होते हुए पहुंचता है एनस तक, यानी इस चीज को जो है इफेक्ट करेगा। और कौन करेगा, ओपियोइड्स। इसका एग्जांपल कौन है, हेरोइन, स्मैक, जिसको हम स्मैक के नाम से जानते हैं। कहां से मिलता है ये, एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन। मोर्फिन कहां से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से मिलता है। ये याद करिए मत करिए, लेकिन जितना लिखा है इसको याद कर लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोकीन जो है, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स और कोकीन न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करेगा। मेनली जो डोपामीन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि न्यूरॉन के बीच में, जैसे हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक बड़ा सा न्यूरॉन तो नहीं होगा, एक एक करके लगे होंगे। तो इसके अंदर कोई एक न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन गई तो दूसरे में जाने के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए ना जिससे जाएगी। तो वो चीज जब दूसरे के अंदर जाएगी उसी को बोलते हैं डोपामाइन, और वो जब जाती है दूसरे के अंदर इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, तो उसी चीज को कौन इफेक्ट कर लेता है, ये कोकीन। जो आदमी कोकीन जो है ऐसे तो आती है ना नाक से, वो ऐसे लेते हैं, वही है कोकीन। तो ये किसको, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर सीएनएस को जो है इफेक्ट करेगी। और ये हो गए पूरे, यहाँ पर ड्रग्स का जो सेक्शन जो है निपट गया है। अब इसके आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मेनली एक चीज आई थी कैंसर के ऊपर, कि कैंसर आखिर होता क्या है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। तो कैंसर मेनली है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी या फिर हम कब बढ़ते हैं, जो हमारे अंदर ग्रोथ होगी। ग्रोथ कितनी होती है, एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड मात्रा में ग्रोथ होती है। ऐसा तो नहीं है हमारा पैर बढ़ रहा है या हाथ बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला गया भाई साहब, कान बढ़ रहा है तो कान इतना बड़ा हो गया,
ऐसा तो नहीं है, एक कंट्रोल वे में होती है ग्रोथ, लेकिन यही ग्रोथ जब अनकंट्रोल हो जाए, अपने हाथ से गाड़ी ने बाहर हो जाए, ठीक है, अपने हाथ में ना रहे कुछ भी, तो इसी को बोलते हैं कैंसर। समझ गए? तो अब इतने आसान भाषा, इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता। अब जब मान लीजिए हमारा हाथ है या कुछ भी है, कोई भी ऑर्गन है बॉडी का जो अनकंट्रोल ग्रोथ शो कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं कैंसर। और ये अनकंट्रोल ग्रोथ होती है किसी भी टिश्यू की या किसी भी सेल की, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बॉडी में कोई भी सेल अनकंट्रोल ग्रोथ शो कर रही है, यानी उसको कैंसर हो गया, तो अब उसके बाद में दूसरी सेल उसके जो बगल में होगी वो क्या सोचेगी कि नहीं, इसके हम भले कांटेक्ट में है लेकिन हमको ये शो नहीं करना है, तो इसी को बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को कि ये फैले ना, तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी कि जो सेल कांटेक्ट में है वो इसको इनहिबिट करेगी, इनहिबिट यानी रोकना, रोकेगी, यानी कि वो अपने आप में ये शो नहीं होने देगी, तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन अब उसके बाद में आते हैं जो अनकंट्रोल ग्रोथ यानी कैंसर है वो कितने टाइप का होता है, एक होता है बिनाइंग और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइंग, अब जो अनकंट्रोल ग्रोथ हुई किसी भी ऑर्गन में, वहां पे क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, बड़ा सा फूल जाएगा, सेल हो जाएंगी बहुत ज्यादा। अब वहां पे जब फूल जाएगा तो उसको क्या बोलने लगेंगे, ट्यूमर। जब ट्यूमर बोलेंगे तो ट्यूमर कितने, दो तरीके का हुआ, बिनाइंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइंग ट्यूमर क्या होता है, मान लीजिए एक जगह पर ग्रोथ हुई और वो वहीं पे है, डॉक्टर के पास गए, उसने उस चीज को काट के बाहर कर दिया, खत्म, सही हो गए, ठीक है। अब लेकिन मैलिग्नेंट के केस में ऐसा नहीं है, ये बॉडी में एक जगह होता है और वहां के सेल अगर दूसरी जगह कहीं पे पहुंच गए तो वहां पे वो नया ट्यूमर बना देगा। तो मैलिग्नेंट इज द मोर डेंजरस देन द बिनाइन ट्यूमर, और जो बिनाइन ट्यूमर है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है मैलिग्नेंट। और यही प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है वहां भी गड़बड़ी करना, यानी कि एक जगह का ट्यूमर दूसरी जगह पे उसको वहां पे भी ट्यूमर करवा देना, दैट्स मेटास्टेटिस, इसी को हम बोलते हैं मेटास्टेटिस। अब आते हैं, मान लीजिए किसी को ट्यूमर हो गया तो उसको देखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमारे पास में कई सारी क्या है टेक्नोलॉजीज हैं। अब तो हालांकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई हैं इनको कंट्रोल करने की, अभी तो वैक्सीन वगैरह भी देने लगे हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है और उसके लिए जैसे महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर है, उसके लिए वैक्सीन भी आ गई हैं। तो अब देखते हैं कि जो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, तो इससे हम जो है कैंसर को पता कर सकते हैं। और क्या है, एक्सरे वगैरह है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है। और एमआरआई का मेनली आप एक चीज याद कर ली, एमआरआई के बारे में बात करी है तो मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस, नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तो इसका जो है फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी स्कैन का कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक्सरे का तो आपको पता है कि जो कहानी है। अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था तो इसलिए मुझे लगा कि अगर अगला क्वेश्चन वो बनाएंगे तो इसी के आसपास में बनाएंगे कहीं से भी, तो वो जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इतना छोटी सी चीज है, ये आप 12th क्लास में पढ़ते हो वैसे भी, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो, आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से डिसीज, किसके बारे में पढ़ेंगे, डिसीज के बारे में। डिसीज कौन कौन सी डिसीज हैं, कौन से पेपर में आई थी ये भी बता देता हूँ। मलेरिया के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे, और इसके ऊपर एक अमीबियासिस के ऊपर क्वेश्चन था, और इनके ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। 2 चीजों के ऊपर क्वेश्चन थे। मैंने एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी इसमें जो भी है मैंने सभी यहाँ पे डिस्कस करी है। चलो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइफॉइड किससे होता है, सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उससे होता है टाइफॉइड। और जब किसी को हो जाएगा तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो टेस्ट करेगा, तो वो टेस्ट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है विडाल टेस्ट। सबसे ज्यादा फेमस टेस्ट है विडाल टेस्ट। किसके लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है। फिर आते हैं निमोनिया के ऊपर। निमोनिया कौन कॉज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमीफिलस इन्फ्लुएंजा। सर अगर जो पेपर में दोनों ऑप्शन होंगे तो किसको लगाएंगे, तो होंगे तो साथ में होंगे, अदरवाइज एक होगा इसमें से एक कोई सा भी, और दोनों अलग अलग में नहीं होंगे, ठीक है। अगर अलग अलग में होंगे तो वहां पर जो है ये सवाल जो है कंट्रोवर्सी में आ जाएगा, और फिर आपको उसके जो है बोनस अंक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, ठीक है। कॉमन कोल्ड, ये एनसीईआरटी बेसिक सवाल क्यों आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है ये है क्योंकि अभी
इस टाइम पे क्या हुआ है, जितनी भी एमपी बोर्ड की किताबें हैं उनमें भी पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का रख दिया गया है। तो इस वजह से ये हो रहा है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एमपी बोर्ड में भी हैं और सीबीएसई में भी है, सेम बुक है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस वजह से जो है ये सवाल हमको देखने के लिए मिल रहे हैं एनसीईआरटी से। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है। ज्यादा कुछ याद पढ़ना नहीं है, इसमें कोई एंटीबायोटिक काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि ये वायरस से होने वाली डिसीज है। मलेरिया, मलेरिया के ऊपर सवाल आया था, अच्छे खासे 2-3 सवाल आए थे। मलेरिया किससे होता है, पहली बात प्लाज्मोडियम से होता है। एक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, वो किससे होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से, ठीक है। और ये वेक्टर है, ये कौन है, वेक्टर। वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर उसको बोलते हैं जो इस प्लाज्मोडियम को, जो क्या करता है, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाकर मलेरिया करेगा। तो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक कौन लेके आएगा, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर लेकर के आएगा, तो वेक्टर कौन है, वेक्टर कौन है, मॉस्किटो है। और मॉस्किटो कौन सा, फीमेल। मेल कभी भी काटने नहीं जाएगा किसी को, फीमेल ही जाएगी काटने के लिए, क्योंकि जो अपना ब्लड है वो उनके अंडों को बड़ा होने में मदद करता है। ब्लड उसको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो इसलिए वो काटने के लिए जाती है। तो वहीं पर ये मॉस्किटो है फीमेल एनोफिल्स। कौन सी है, फीमेल एनोफिल्स, वेक्टर है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, फीमेल एनोफिल्स भी रहेगा एक, और रहेगा एडिस वगैरह रहेंगे, मॉस्किटो रहेगा, और भी एक आध जानवर के नाम देंगे, जंतु के। फिर आते हैं अमीबियासिस, ये भी अभी आया था उस दिन पेपर में, ये वाला सवाल आया था अमीबियासिस का। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ये क्या, ये अमीबियासिस एक बीमारी है जिसका पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, एक अमीबा है। और इसको कौन ट्रांसफर करता है, हाउस फ्लाई ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है डेंगू और चिकनगुनिया, बहुत ज्यादा फेमस है। और इसको कौन, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है एडिस मॉस्किटो। कौन है, एडिस मॉस्किटो। तो ये वाला टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको एक वो दे रहा हूं, एक बाइट क्या बोलेंगे, अनुभव, जिससे क्या है आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी और जल्दी से याद भी हो जाएंगी। यहाँ पे एक और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, कोलेस्ट्रम के ऊपर। कोलेस्ट्रम होता क्या है, कोलेस्ट्रम कहते किसको हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में भेड़ बकरियां या गाय या भैंस का एग्जांपल ले लो, भैंस का, ठीक है। भैंस, आप गए गांव में, अब भैंस गई ब्याह, ठीक है, यानी कि भैंस जो है ब्याह गई किसकी, पड़ोसी की। अब वहां से आपको जो है शुरू का जो दूध जो है बेचा नहीं जाता है, उसको जो है दे दिया जाता है सभी को, और अलग अलग जगह पे डिशेस बनती हैं उसकी, तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। वो कैसे कलर का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। इसको कहते क्या है, अरे यही तो है भैया, इसी को तो कहते हैं कोलेस्ट्रम। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बेसिकली फीमेल्स के अंदर जब किसी को बेबी होता है उस टाइम पे मदर के जो है ब्रेस्ट में मिल्क बनना, प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। उसके पहले मिल्क नहीं आता है, उसी टाइम पे मिल्क बनेगा। बेबी होने के कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट होता है बनना, और उस टाइम पे जब आने लगता है, जब मिल्क प्रोड्यूस होने होता है, तो शुरू का जिस दिन बेबी हुआ है उसके 1 या 2 दिन 3 दिन तक का जो मिल्क होता है ब्रेस्ट में, वो भी हल्का पीले कलर का होता है। और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं डेट्स कोलेस्ट्रम। और ये जरूरी क्यों होता है बेबी के लिए, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर हमेशा इसको रिकमेंड करेगा कि उसको मदर का मिल्क ही उसको फीड करवाएं। वो क्यों करवाते हैं अभी बताता हूं 1 मिनट के अंदर। क्योंकि इसके अंदर होती है एक एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसको कहते हैं। और एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो रोग करवाएगा, एंटीजन जो रोगों से लड़ेगा, वो एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी होती है, 5 तरीके की एंटीबॉडी होती हैं टोटल, उसमें से एक IgA, ये वाली एंटीबॉडी जो है होती है मिल्क के कोलेस्ट्रम में। इसलिए क्योंकि जो नया बेबी आया है अभी इसको नहीं पता है कि यहाँ पर कितने सारे शैतान बैठे हैं उसको रोग पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर ये बनी बनाई एंटीबॉडी डायरेक्ट कहाँ जा रही है, बेबी के अंदर जा रही है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी।
और दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव। एक्टिव क्या होती है, जब तुम थोड़े बड़े हो गए और तुम्हारे अंदर एक बैक्टीरिया आया और उसने रोग करवाया, अब तुमको तुम्हारी बॉडी को पता चल गया कि अब ये रोग ये वाला बैक्टीरिया करवाता है, उसने याद रखा, दोबारा बैक्टीरिया मिला, पहले ही लपड़ मार के भागा जाए, चल निकल बे। तो यही है एक्टिव इम्यूनिटी। अभी तुम्हारी बॉडी को, अभी जो नई बॉडी बनी है, यानी कि नया बेबी हुआ है, उसको पता थोड़ी ना है कि कौन कौन से एंटीजन है, तो वहां पर उसको पहले से ही एंटीबॉडी डाल दी जाती है, किससे, कोलेस्ट्रम के थ्रू, आईजी एंटीबॉडी, जिससे कोई भी रोग होगा तो उसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये लड़ने के लिए कौन बैठा है, ये बैठा है। तो आप समझ गए कि क्या मामला था, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और कोलेस्ट्रम का। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं था, अभी जस्ट याद आया मुझे कि कोलेस्ट्रम के ऊपर कोई तो क्वेश्चन था, तो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी, अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल आया था थोड़ा डिसीज वाले चैप्टर से, तो मैं उसको भी डिस्कशन कर लेता हूं यहाँ पर। तो वो आया था अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के ऊपर यानी शराब के ऊपर। शराब जब आदमी पी लेता है ना, तो वो ऐसे नहीं, सीधा नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, कौन करता है, सेरिबेलम, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को सीधा रखने के लिए, यानी बैलेंस बनाने के लिए। और जब ये उसको क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेन के अंदर उसको कहेगा चल भाई अब तेरा काम यहाँ से खत्म हो गया है, अब करने दे, तो यहाँ पे ये सेरिबेलम एक होता है, ये देखिए एल लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एल लगा है, ध्यान रखना इसी बात का। एक और ऑप्शन आएगा तुम्हारे इसमें, सेरिब्रम, BRUM, तो इसको नहीं लगा के आना, ठीक है, हमको लगा के आना है एल वाला ऑप्शन, सेरिब्रम। तो ये वाला ऑप्शन होता है। अगर ये आया दोबारा सवाल, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा देंगे, हो सकता है एक आध बार रिपीट हो जाए, तो देख लेना। अल्कोहल में सेरिब्रम जो है अफेक्ट करता है, और यही पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अगर ये डिफेक्ट हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं बनेगा, और फिर हमारी बॉडी ऐसे ऐसे। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन की। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। यहां से भी क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन थे लगभग। तो फर्टिलाइजेशन में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से मेनली जो क्वेश्चन था वो ये था, देखो मैं एक एक करके समझा देता हूं पहले पूरा, और फिर बताते जाऊंगा बीच में आपसे क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं फ्लावर से। तो फ्लावरिंग प्लांट से ही मेनली क्वेश्चन आए थे, तो हम फ्लावर की ही बात करते हैं। तो फ्लावरिंग में से जो क्वेश्चन आए थे, तो मान लीजिए हमारे पास में एक ये फूल है, ठीक है, एक ये फूल है और एक ये फूल है। इसमें होता है एक, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, यानी कि एक स्टिग्मा इसका बना लेते हैं, और ये नीचे हो गई ओवरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके हो गए एंथर। अब देखो हम एंथर को इंग्लिश में नहीं जानते हैं, आप देख लेना, इंग्लिश में कह रहे हैं, हिंदी में नहीं जानते हैं, क्या बोलते हैं अब पता नहीं, देखो मैं सही बताऊं, मुझे ये हिंदी में नहीं पता है, इंग्लिश में पता है, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर होता है, यहां पे होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये होता है स्टिग्मा। सबसे शुरू से बात करेंगे, ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। तो ये स्टेमन है, यानी कि एंथर है, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, और जो बीच में है इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। मेल पार्ट के पास में बनता है पोलन ग्रेन, जैसे कि ऐसे ह्यूमन से मेल के अंदर स्पर्म बनता है, उसी तरीके से यहाँ पर एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। कौन बनेंगे, पोलन ग्रेन। और यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर इसके अंदर बनेंगे एग। क्या बनेंगे, एग। ये कौन सा है, फीमेल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे भाग को पिस्टिल बोलते हैं, लेकिन ये याद नहीं करो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं बता रहा हूँ। बस ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाँ ये कैसे प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेंगे पोलन ग्रेन, यहाँ पे बनेगा एग, और फाइनली अब आती है मेन चीज, पहली चीज, पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन? पोलिनेशन ये होता है कि ये पोलन ग्रेन हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, एकदम पुच्चू से, एकदम सुई के नोक के बराबर, उससे भी छोटे। तो ये पोलन ग्रेन को यहाँ पर पहुंचाना है, कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो
ये इसको यहाँ पे पहुंचाएंगे और अब जो ये पहुंचने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये कीटों द्वारा भी पहुंचाए जा सकते हैं, आदमी द्वारा, हवा द्वारा, वाटर द्वारा, तो इतना हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम केवल ऊपर ऊपर की पहुंचाएंगे। तो यानी कि अगर एक ही फ्लावर के, जैसे एक प्लांट है ये, इसमें और भी फ्लावर होंगे, एक ही प्लांट के उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर इसके ऊपर पहुंच गए, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है। और इसी एक ही प्लांट के दूसरे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गए, तो वो भी अगर ऑटोगैमी में ही आएगा। किस में आएगा? ऑटोगैमी, क्योंकि वहां पर जेनेटिकली और फिनोटिपिकली दोनों तरीके से एक जैसा होगा, तो वो भी उसी में आएगा। अब लेकिन दिक्कत ये आती है, सवाल सबसे मेनली पूछा जाता है जीनोगैमी से। किससे? जीनोगैमी से। जीनोगैमी, जीनोगैमी क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक और वर्ड याद कर लो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट दूसरा है, इस प्लांट का पोलन जाएगा दूसरे के फ्लावर पे, वहां पे जाकर के क्या करवाएगा? पॉलिनेशन करवाएगा। दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट्स इज कॉल्ड जीनोगैमी। ठीक है, तो ये याद कर लेना बस। और अब हम इसके अंदर चलते हैं, अब हम इसके अंदर चलेंगे। चलो देखें यहां पे बना के, अब यहां से क्वेश्चन आया था वो डिस्कस करते हैं। ये क्या है? अब मान लो ये एंथर से पोलन ग्रेन पहुंच गया इसके ऊपर, अब इसके अंदर बनेगी एक पोलन ट्यूब। क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब बनेगी इस तरीके से। अब पोलन ट्यूब बनेगी तो क्या करेगी? इसके अंदर कुछ मेल गैमेट होगा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा, वो जाएगा इसके अंदर, वो जाएगा तो कहां तक पहुंचना है उसको? एग के पास तक पहुंचना है। तो ये पोलन ट्यूब बनती है, कैसे बनती है? ये केमिकल लोचा होता है उनके अंदर। तो हमको बस तुम तो ये याद कर लो कि केमिकल लोचा होता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या कुछ भी होता है जो भी है, लेकिन केमिकल वाला ही होता है, बस ये याद कर लो तुम। तो इससे ज्यादा गहराई में तुम्हें जाना नहीं है, नहीं तो डूब जाओगे। तो यहां से केमिकल लोचा होगा तो ये यहां तक चली जाएगी। अब बात करते हैं कि ये पिस्टिल है, इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर होगी मेन ओवरी। पिस्टिल के अंदर क्या होगी? ओवरी होगी। ओवरी को कट कर दो भैया, बीच से ओवरी को कट कर दो, तो इसके अंदर तुम इसको वहां पे बड़ा बना लूं मैं, ये यहां पे ऐसे, ये यहां पे मैं इसको बड़ा बना देता हूं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ओवरी। ठीक है, हमने इसको बीच से कट कर दिया, आधा पार्ट फेंक दिया, आधा बचा। अब देखो ये यहाँ पे इस तरीके का ये, और यहाँ पे छोटे छोटे ओव्यूल लगे होंगे। क्या लगे होंगे? ओव्यूल। ये क्या लगे होंगे? इसके अंदर ओव्यूल लगे होंगे। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। पिस्टिल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। अब इसी के अंदर ये ट्यूब जाएगी ना, वो यहां से इसके अंदर से इन्हीं में जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। होता क्या है बेसिकली, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और हजारों भी हो सकते हैं, जैसे पपीता के अंदर। ठीक है, तो अब ये बात समझ गए आप लोग। अब एक चीज और, अब यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे बराबर फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल टर्म में सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये किस किस में बदल जाएंगे आगे चल के। तो देखो बेटा, यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, अब ये क्या होगा? ये तो गिर जाएंगे पेड़ से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हुआ है, तो ये पेड़ से लगा रहेगा, ये पेड़ से लगा रहेगा। अब सोचो ये बड़ा स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये बड़ा, ये क्या है? ओवरी। एक फल लेके आओ, एक सोचो अपने मन में, एक किसका फल सोचो? उसका सोच लो, पपीते का सोच लो। चलो पपीते का ही सोच लो। ठीक है, पपीते का नहीं तो और आसानी से कुछ फल को समझ सकते हो, मैंगो को। मैंगो को किसको सोच रहे हो? मैंगो को। एक ऐसा इमेजिन करो कि मैंगो तुम्हारे हाथ में है। मैंगो के अंदर ये कैसा होगा? एक ओवरी हो, एक ओव्यूल होगा। क्या होगा? एक ओव्यूल होगा, यहाँ पे एक ओव्यूल होगा। ठीक है, उसी के अंदर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। तो बेटा ये ओव्यूल है, ये क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल।
ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा। तो बेटा ये बड़ा होकर के सीड में बदल गया। इसके ऊपर ये क्या थी? ओवरी थी। ओवरी के अंदर बंद था, तो ओवरी किसमें? फ्रूट में बदल जाएगी। ओवरी किस में बदल जाएगी? ओवरी फ्रूट में। ठीक है, ओवरी बदल जाएगी फ्रूट में। तो जो आप फ्रूट खाते हो डेट्स इज द नथिंग बट ओवरी ऑफ द फ्रूट। फ्रूट बोल रहा हूँ, ओवरी ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, और पिस्टिल की वो है जो है ओवरी होती है, और उसको अपन जो है बाद में खा लेते हैं। और सीड जो है होता है वो होता है ओव्यूल। वो आगे चल के क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक चीज की, प्लॉइडी की। किसकी? प्लॉइडी की। देखो यहां पे बस अब ये मत बोलना कि ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। अब बस तुमको याद रखना है, हमारी प्लॉइडी लेवल होती है, क्या होती है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में जोड़ी में होते हैं, 2 जोड़ी में, यानी कि 23 + 23। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में कांच के गिलास हैं। कितने गिलास हैं? अलग अलग तरीके के 23 गिलास हैं। कितने? 23 गिलास हैं। अब वैसे ही 23 गिलास मैंने तुम्हारे पास में ले आकर के रख दिए। मान लो पूरा सेट था 23 गिलास का, हमने बोला कि ये तुम्हारे पास में 23 हैं, इसको तुमने बोला n। क्या बोला? माना कि मेरे पास में n गिलास हैं, और वही एकदम सेम डिजाइन वाले। कैसे? सेम डिजाइन वाले। और 23 के 23 अलग डिजाइन के हैं। मतलब कि ऐसा समझ लो कि एक तुम्हारे पास में छोटा गिलास है, फिर एक तुम्हारे पास में बड़ा गिलास है, फिर उससे बड़ा है, एक टेढ़ा है, एक ऐसा टेढ़ा है, और एक मतलब कि ऐसे तुम्हारे पास में 23 है। और एकदम ऐसे ही यही सेट पूरा मैंने तुमको ले आकर के दे दिया। तुमने इस चीज को पूरे को बोला n, और एक n मैंने ले आकर दे दिया तुमको, तो तुम्हारे पास में हो गए कितने n? 2n। कितने हो गए? 2n। तो ऐसा समझ लो एक सेट क्रोमोसोम का हमारे बॉडी के अंदर यानी कि डबल में होता है कोई भी सेल के अंदर। जब गैमेट बनता है तो वहां पर क्या होता है कि ये पूरा एक सेट एक सेल में चला जाएगा, दूसरा सेट दूसरे सेल में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये n हो गया, ये n हो गया, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। फीमेल में भी यही होगा, गैमेट बनेगा तो मेल में भी यही होगा। तो अब देखो यहाँ पर जो अब कोई भी सवाल आए उसमें बोले आपसे कि फीमेल गैमेट यानी कि मेल की जो सेल है उसमें 64 क्रोमोसोम है, ये 64 हैं, 70 हैं, 140 हैं। तुमसे पूछा कि मियोसिस करके उसने गैमेट बनाए तो कितने क्रोमोसोम होंगे उसमें? उसके आधे होंगे। एकदम आधे करके लगा देना। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं यहां पर आधे कर दिया आपने? नहीं समझ में आया, मुझे पता उड़ गया होगा। चलो लेकिन समझते हैं, एक बार और समझते हैं। हमने पढ़ रहे थे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के अंदर होता है यहाँ पर इस तरीके का, मान लो ओव्यूल बना लो। यहाँ पे होती हैं एंटीपोडल सेल, 2 बीच में होती हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और यहाँ पे होती है सिनर्जी, और यहाँ पे होती है पीछे एग सेल। तो बेटा ये सब किससे बनती है? मियोसिस से बनती हैं। और यहाँ पे इसकी प्लॉइडी होती है n, इसकी होती है n। अब जो पोलन ट्यूब बनेगी यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर भी 2 सेल आएंगी, एक n एक n। ये वाले ये भी n है, ये n जाके इस n से मिलेगा तो ये कितना बन जाएगा? एग, यानी कि आगे चल के एम्ब्रियो जो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, जाइगोट, ये बनेगा 2n, और ये भी n है और ये भी n है, और ये एक n आके इससे यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेटा ये कितने हो गए? ये हो गए 3n, और 3n इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। अब सवाल क्या आया था? अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सवाल क्या आया था? सवाल ये आया था कि तुम्हारे पास में देखो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं कि सवाल किस तरीके से आया था। मान लो एक बॉडी है, उसके अंदर 36 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 36 या 3n कह लो, 36 बोल दो। कितने बोल दो? 36। अब उसने फीमेल गैमेट बनाए और मेल गैमेट बनाए। उसमें से एंडोस्पर्म
की प्लॉइडी कितनी होगी। बेटा इसके पहले क्या करो, आधा कर लो। क्या करोगे, आधा कर लो। तो ये कितना हो गया, 2n हो गया, और इसका आधा करोगे तो कितना आएगा अपने पास में 36, 12, 30 और 15, 16, 17, 18 कितना आएगा, 18 आएगा। थोड़ा गणित क्या है, कमजोर है, हम बायोलॉजी से है ना, दिक्कत ये है। हाँ 18 आ गया। 18 क्या बन गया, ये किसका वैल्यू हो गया, n का। यानी कि जो मेल गैमेट बनेगा उसमें भी 18 होंगे, फीमेल बनेगा उसमें भी 18 होंगे। तो बेटा यहाँ पर पहले से फर्टिलाइजेशन के, यानी कि जब मेल गैमेट आया नहीं था तब यहाँ पे कितने सेल थे, 2 थे, वो भी n, यानी कि n और n, 2 बार n, तो कितने होगा 36 पहले से थे मेल गैमेट, और आ गया तो एक और n बढ़ गया, तो प्लस 18 और हो गए। तो ये क्या बनेगा, ये 3n बनेगा। क्या बनेगा, ये 3n बनेगा। अब 3n बन गया तो ये इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं प्लॉइडी लेवल। क्या बोलते हैं, प्लॉइडी लेवल। तो यहाँ पर जो 3n है वो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये आप जोड़ करके बता दोगे। यही पूछा गया था कि प्लॉइडी लेवल एंडोस्पर्म की क्या होगी। अब आते हैं जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, तो वहां पर 2n हो जाएगा। तो वो तो आपको बेटा दिख ही रहा है, 2n 36 होता है, तो 36 ही होगी प्लॉइडी। अब ये पूछा गया था कि टोटल इसमें इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल भाग लेते हैं। तो 3 एंडोस्पर्म के हो गए और 2 हो गए किसके, जाइगोट और एक मेल गैमेट, तो 5 हो गए टोटल। कितने, 5 हो गए। एक सवाल ये आया था, तो ये दोनों सवाल जो है आए थे और इन दोनों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसमें से अगर कोई भी सवाल आएगा तो कर ले जाओगे। ये थोड़ा टॉपिक लेंदी है, समझने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करता है, लेकिन इतना आपको समझा दिया, इससे लगभग सवाल जो है हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन इसमें एक चीज रह गई, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। MMC जो हमारा पोलन ग्रेन था उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर जिससे बनेगा उसको बोलेंगे उसकी मदर सेल। ठीक है, समझ गए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कौन है, इससे आगे चल के क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्कोप दूसरा नाम है पोलन ग्रेन का। तो पोलन ग्रेन की मम्मी कौन है, MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और इसी से जो है ये आपको MMC लिखा नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। ये भी सवाल आया था कि पोलन ग्रेन किससे बनेगा, MMC से बनेगा। MMC नथिंग बट इट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और देन मेगास्पोर मदर सेल दैट्स आल्सो कॉल्ड MMC, मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां पर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना था, पोलन ग्रेन, और यहां पर क्या बनेगा, एग बनेगा। ठीक है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। इसकी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ पर 2n, यहाँ पर n। ठीक है, सब ये एक सवाल आया था, थोड़ा मुझे लगा कि डिस्कस करना जरूरी है, बता दिया आपको। जिंदगी इम्तिहान लेती है, वाह क्या गाना है। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। बहुत अच्छी चीज है और मजा भी आ जाएगा पढ़ने के साथ ही, कहोगे क्या बात है गुरुजी, क्या चीज बता दी आपने। चलो देखो, एवोल्यूशन जो है ये मेरे पास में 12th क्लास की बुक है और इसी से मैं जो है बताने वाला हूँ। उसमें क्वेश्चन आया था, ये आया था, देखो मैं पढ़ के क्वेश्चन ही एकदम बता देता हूँ, क्वेश्चन आउट कर देता हूँ आपके। 4 limb these 4 limb perform different function in उसमें होते हैं बैट, व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। यही 4 ऑप्शन वहां पे लिखे हुए थे, कौन कौन से, व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ये समझाने के लिए, ह्यूमन लिख देता हूँ, ह्यूमन, व्हेल, बैट और चीता। चलो अब मैं इस किताब को रख देता हूँ किनारे और तुमको जो है एकदम हवाई बना देता हूँ। देखो, आंख बंद करो और मेरी बात को ध्यान से गौर से एकदम सुनो, ध्यान लगा के, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा सोचते चलो।
आंख बंद करो और एकदम से ये सोचो कि तुम आज से 1 लाख साल पहले चले गए। कहाँ चले गए? 1 लाख साल पहले, जब इतने सारी चीजें इवोल्व होकर के नहीं आई थी। ह्यूमंस नहीं आए थे, व्हेल मछली नहीं आई थी, बैट नहीं आए थे। एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा, जिसने इन सब चीजों को बनाया। अब आंखें खोल लो और देखो यहाँ पे एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म रहा होगा जिसके पास में हाथ भी थे और पैर भी थे। ठीक है, अब आदमी नहीं था वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब चलो उस टाइम पे ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके पास में हाथ पैर थे। इनको बोलते हैं हाथ पैर को लिम्स। क्या बोलते हैं? लिम्स। ठीक है, आगे वाले 4 लिम्ब, पीछे वाले बैक लिम्ब बोल लो, पैर कह लो, सीधी बात। ठीक है, पैर। ठीक है, हाथ और पैर। तो जो 4 लिम्ब है उस टाइम पे सभी के एक जैसे निकले होंगे, समझ गए? अब एक जैसे निकले होंगे। अब उन क्या हुआ कि कुछ लोग चले गए पानी में। कहाँ चले गए? पानी में रहने लगे। अब उनको आगे वाले हाथ की क्या जरूरत पड़ी? तैरने के लिए, भैया तैरने के लिए। तो उसने थोड़ा थोड़ा तैरा, फिर उनके बच्चों ने तैरा, फिर उनके बच्चों ने, तो उनके हाथ कैसे? तैरने के हिसाब से, तैरने के अनुकूल के हिसाब से वो वैसे ही बन गए। उसी में से कुछ थे, कहाँ चले गए? दूसरे जगह पे चले गए। कहाँ चले गए? दूसरे जगह पे। जैसे कि उड़ने लगे, उनने उड़ने की कोशिश करी उस टाइम पे, तो आज उनके बच्चे सब उड़ते जा रहे हैं। उनके हाथ जो है उड़ने के लिए इवॉल्व हो गए। और जैसे चीता है, कुछ थे इसमें से, उन्होंने क्या किया? दौड़ने की कोशिश करी, दोनों चारों अपने लिम्बों से। तो फास्टेस्ट दौड़ने वाले एनिमल बन गए वो, क्योंकि वो उनके उस हिसाब से फिर जो क्या हो गए कि वो इवॉल्व हो गए उस तरीके से। अब आते हैं ह्यूमंस की। उन्होंने अपने हाथ जो है ज्यादा यूज नहीं किए, उन्होंने अपने खाने पीने के हिसाब से यूज किए। तो हमारे हाथ जो है इस तरीके से इवॉल्व हो गए कि हम उनसे कुछ उठा सकते हैं, जल्दी से कुछ कर सकते हैं। चीता कर सकता है क्या? चीता आपकी तरह लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। उसने अपने हाथों को दौड़ने के हिसाब से इवॉल्व किया, तो वो इवॉल्व, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। अब आप सोचोगे कि हम इनको क्यों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, हमारे हाथों में ह्यूमरस होती है, रेडियस अल्ना होती है, फैलेंजेस होते हैं, और आगे जो मेटाकार्पल होती हैं, कार्पल्स होते हैं। बेटा ये सब चीजें इन सब एनिमल्स के अंदर भी हैं, इसका मतलब कि जो भी ये ऑर्गेनिज्म बने हैं, इनका एक ही एंसेस्टर, एक ही पिता रहा होगा एक टाइम के पहले। समझ गए मेरी बात को? उस तरीके से एक ऐसा जानवर होगा जिसके अंदर से ये निकल करके फिर अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए। अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना हाथ पैरों को इवॉल्व कर लिया। दैट इज कॉल्ड द, क्या सोच क्या रहे हो? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि एक ही चीज से जब अलग अलग डायरेक्शन में चीजें बनती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझ गए? और ऐसे जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के हाथ, बेल के हाथ, बैट के हाथ, चीता के हाथ, इनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ध्यान से सुनो मेरी बात, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन किन किन चीजों को बताएंगे? पहली चीज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और दूसरी चीज कॉमन एंसेस्टरी। किसको बताएंगे? कॉमन एंसेस्टरी को बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो गई समाप्त। अब आते हैं इसी के अपोजिट वाली क्या? उनके माता पिता ने बनाए थे, एक था दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक था तीसरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों ने अपने अपने स्ट्रक्चर बनाए थे अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, उस टाइम लाखों साल पहले। अब क्या हुआ कि दोनों आकर के उनके बच्चे इधर आके मिल गए तो मैटिंग नहीं करी, ये मत सोचना मैटिंग कर ली, वो वाला मिल गए नहीं, मतलब साथ रहने लगे, घुल मिल कर रहते थे। अब उनका काम क्या था? अब दोनों साथ में रहने लगे, दोनों एक जैसी चीजें करेंगे, तो जिसका हाथ, तो यहाँ पर थोड़ी मेरी वीडियो क्या है रुक गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी जा करके देखा मैंने। तो उन दोनों की बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म की, दोनों के हाथ क्या करेंगे? एक जैसा काम करेंगे। हाथ नहीं थे, वो किसी काम के लिए बने थे, ये किसी और काम के लिए बने थे। यहाँ पर आकर के वो क्या करेंगे? दोनों एक ही जैसा काम करने लग जाएंगे। ये अगर क्या कर रहा है, हाथ उससे मिट्टी खोद रहा है, ये भी मिट्टी खोदेगा, क्योंकि वो दोनों साथ रह रहे हैं। ठीक है,
ऐसे दो दोस्त मिल जाते हैं, एक पढ़ने वाला एक ना पढ़ने वाला, या तो दो हरकतें हो सकती हैं, या तो ना पढ़ने वाला पढ़ने लगेगा या तो ना पढ़ने वाला नहीं पढ़ने लगेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही काम होगा। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों काम होंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो दो दोस्त मिलते हैं तो एक ही ऐसा ही काम होता है। ठीक है, या तो वो भी पढ़ने लगेगा, उसका चरित्र बदल जाएगा, या तो जो नहीं पढ़ता होगा वो उसके साथ मिलके उसको अपना चरित्र बदल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें देखी जाएंगी कि दोनों के अंदर कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि वहां पर दोनों अलग अलग चीजों के लिए इवॉल्व हुए थे, काम क्या करने लगे एक जैसे। तो ऑर्गन कैसे हैं, अलग अलग हैं। ऐसे ऑर्गन को कहते हैं कि जो दोनों अलग अलग काम के लिए बने थे लेकिन वो काम फिर बाद में एक जैसा करने लगे, तो ये होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। यहाँ पर कौन सी इवोल्यूशन होता है, यहाँ पर होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि कंजर्व हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, इकट्ठे होकर कल से कोई एक काम करने लगे, तो ये होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट। और ये था हमारा डाइवर्जेंट। और यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ डाइवर्जेंट के वर्टिब्रेट के हार्ट एंड ब्रेन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। तो ये अपन को कुछ चीजें याद करनी थी, और यहाँ पे ये मैंने बड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कंप्लीट हो चुका है हमारा ये टॉपिक। और यहाँ पर एक और सवाल आता है, वो उसकी और बात कर लेते हैं हम, एडाप्टिव रेडिएशन का। एडाप्टिव बहुत फेमस टॉपिक है, एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन नाम देख के डरना नहीं है। देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, साइंटिस्ट थे कौन से, डार्विन गए थे और बहुत सारी चीजें जो है खोज रहे थे धरती पे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया था जिसकी वजह से वो पूरे समुद्र से चारों तरफ जाते और यात्रा करते और चीजों को नए नए तरीके से खोजते। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक आइलैंड पर गए और वहां पर देखा उन्होंने कि एक बीक थी, बीक यानी चिड़िया थी, और तो उसकी चोंच, बीक यानी चोंच, उसकी चोंच को देखा और कई सारी फिर चिड़िया थी वहां पर, उनकी चोंच को जो है ऑब्जर्व किया और उन चिड़ियों को उन्होंने खोजा था, इसलिए उनका नाम पड़ गया डार्विन फिंचेस। फिंचेस यानी छोटी छोटी चिड़िया, डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस जो थी चिड़िया थी, उन्होंने देखा कि एक जो चिड़िया है उसकी एक जैसी चोंच है और बाकी सब जो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। जैसे कि अभी मैंने समझाया वैसे यहाँ पे हुआ कि एक चिड़िया बीच में थी, वो उस टाइम पे उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया और फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। और ये एक बार में नहीं होता है, ये साल दर साल ऐसे चलता रहता है एवोल्यूशन। तो मान लो ये एक आइलैंड है, यहाँ पर थी, फिर वो उड़ करके दूसरी जगह चली गई, कुछ उड़ करके इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। तो कोई सांप खाने लगी, कोई दीवार में छेद करने लगी पेड़ों में, कोई क्या है कीड़े मकोड़े खाने लगी, कोई जमीन में खोद के खाने लगी। तो उन्होंने जो काम किया उस हिसाब से उनकी चोंच जो है डेवलप हो गई अलग अलग तरीके से। अब क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। डैश टॉपिक खत्म। चलो अब मेन आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो माउथ से खाना खाओगे, किससे, माउथ से खाना खाओगे, जाएगा किसमें, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होगा, यहाँ पर सैलिवरी एमाइलेज मिलेगा। सैलिवरी एमाइलेज कहाँ से आएगा, सैलिवरी ग्लैंड से आएगा। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज मिलेगा। उसके बाद ये फूड कहाँ जाएगा, हमारे ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारे माउथ से लेकर के जो स्टोमक के बीच में जो नली होती है, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में किस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा। चलो क्वेश्चन कहां से आएगा ये बता देता हूं। यहां पे आएगा, कौन आएगा, सैलिवरी एमाइलेज मिलता है। सैलिवरी एमाइलेज कहां से आता है, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। ईसोफेगस में कोई एंजाइम वगैरह मिलेगा, नहीं मिलेगा। ईसोफेगस के पहले वो विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि हमारी नली यहां से दो भाग में बट जाती है, एक एयर का और एक खाने वाला।
ठीक है। तो एयर वाले पाइप में ना चला जाए तो उसके लिए एक ढक्कन लगा होता है, वो इधर भी हो जाता है, और जब हवा आनी होती है तो इधर हो जाता है, जब नहीं आनी होती है फुट आता है तो वो इधर हो जाता है। कभी कभी तुम खाने समय बात करते रहते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वो ढक्कन अच्छे से इधर, उसको पता नहीं चलता मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो क्या होता है वो कभी धोखे से इधर चला गया तो खाना तुम्हारा थोड़ा सा इधर आ जाएगा, और तुमको अब अपनी बॉडी क्या करेगी, खाना आ गया भैया खाना आ गया, बॉडी तुरंत एक रिफ्लेक्स मारेगी, पूरी हवा को एकदम स्पीड से बाहर निकालेगी, तो तुमको खांसी आएगी और खाना वो जो है बाहर फिर से ऊपर आ जाएगा, और जिसके वजह से नहीं तो तुम्हारे अंदर विंड पाइप में खाना ना घुस जाए, इस वजह से नहीं तो बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि हमें तुरंत खांसी आती है, तो बहुत तेजी के साथ में हवा बाहर निकलती है और उसके साथ में वो खाना जो चला गया वो भी आ जाएगा। तो इस ढक्कन को क्या बोलेंगे, ढक्कन को बोलेंगे एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस यानी ढक्कन, ठीक है। तो एपिग्लोटिस ये ढक्कन होता है, यहाँ पे लगा होता है, उसके बाद में ये खाना चला जाएगा ईसोफेगस में, नली में, ईसोफेगस के बाद में पहुंच जाएगा स्टोमक में, स्टोमक में स्टोर होगा, और स्टोमक में कौन कौन से एसिड वो होते हैं एंजाइम्स। देखो पहला तो होता है, यहाँ पे होता है HCl पेराइटल सेल सिक्रीट करेंगी HCl को, उसके बाद में होगा म्यूकस होगा। बेटा HCl जानते हो ना कितना खतरनाक होता है, कभी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, धरती पर डाल देते हैं, धरती एकदम जल उठती है। आप बाजार से एक एसिड खरीद के लाइए बाथरूम क्लीनर वाला, उसको डाल के देख लीजिए, उससे जब जल उठती है उसका पीएच तो तब भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन HCl का पीएच बहुत खतरनाक होता है, एकदम 1 या 1.5 के करीब होता है, यानी समझ सकते हो कितना खतरनाक है। तो हमारी बॉडी के अंग पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको बचाने के लिए जो म्यूकस देखा है कभी, नहीं देखा है, प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सर्दी जुकाम हो जाता है तो बढ़िया जाना और एकदम That is nothing but it is a म्यूकस, इसी को बोलते हैं म्यूकस, और यही जो म्यूकस है और इसी को बोलते हैं म्यूकस, और यही हमारे जो स्टोमक है इसके चारों तरफ ऐसे लपटा होता है, क्योंकि म्यूकस जो है किसी से रिएक्ट नहीं करता है। आप म्यूकस जाइए, सर्दी जुकाम हो जाए, अच्छा लावा बना के एकदम फेंकिए और उसके ऊपर एसिड डाल दीजिए, देखिए रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वजह से जो है म्यूकस यहाँ पे लपटा होता है, और यही इसी वजह से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि म्यूकस को कौन रिलीज करता है। म्यूकस को रिलीज करते हैं गोबलेट सेल्स, ठीक है। और इसके बाद में जो है फूड कहाँ जाएगा, इसके बाद फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद में कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद एनस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। और एक चीज और कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। सबसे लंबा सफर कहाँ पे होता है, किसका होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे गट का सबसे लंबा भाग है, लगभग वो होता है 3-4-5 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। और हाईली कॉइल्ड होता है, उसके 3 भाग होते हैं, वो नहीं पढ़ने आपको। और ऐसे ही हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें उसके भी 3 भाग होते हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। और बाकी अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बन ही जाएगा, बाकी एक दिन में कितना ही पढ़ोगे। अब चलो एक चीज और जान लेते हैं। एक सवाल आया था बायोफोर्टिफिकेशन से, किससे, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन, और उसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन में लिखा था बायोमैग्निफिकेशन। तो दोनों चीज को मैं बता देता हूं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन, और एक होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोफोर्टिफिकेशन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। जो फसल है उसके अंदर क्या करेंगे, गेहूं चावल की फसल है, मान लो किसी की भी फसल है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करवाएंगे, यानी कि उसके जीन में परिवर्तन करवाएंगे। और जीन में परिवर्तन करवाने के बाद में हम यहाँ पे उसके अंदर ऐसे जीन डाल देंगे कि जो कीड़ा लगेगा तो कीड़ा अपने आप मर जाएगा।
उसके अंदर ऐसे जीन डाल देंगे कि अभी उसके दाना इतना बड़ा होना था तो फिर इतना बड़ा होने लगेगा। तो ये क्या है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी बढ़ा देंगे, किसके अंदर, फसल के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अब आता है दूसरा वर्ड बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, बस एक चीज है जो मैं बहुत एकदम सिंपल चीज से समझा देता हूं। चलो मान लो एक चिड़िया है, फूड चेन है, फूड चेन तो जानते हो ना। तो फूड चेन में शुरू में क्या था, एक मेढक था, मेढक ने खाना खाता होगा कुछ भी, जब खाना खाता है उस टाइम पे क्या खा लेता है वो, डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, एक ये खरपतवार नाशी की तरह पहले यूज होता था, अब नहीं होता है। खरपतवार नाशी यानी जो खरपतवार में डाल देते तो सूख जाते थे। तो ये क्या होता है, ये बॉडी में अगर चला गया तो ये निकलने का नाम नहीं लेता है, बॉडी में जाके जम जाता है ये, और जम जाता है तो क्या होगा, अब मेढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। सांप खाना भी खाता रहा होगा, तो और इस मेढक के अंदर जमा था मान लो 0.5 mm इतना था, और मिलीग्राम मान लो, ठीक है। तो मिलीग्राम इतना जमा था। अब सांप ने और भी मेढक खाए होंगे, और भी कई जगह से अपना खाना खाया होगा, तो मान लो सांप के अंदर जो है टोटल आ गया 0.50 ग्राम, ठीक है, या फिर इतना मान लो, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अब बढ़ गया सांप के अंदर, ये चीज थोड़ी और बढ़ गई। अब सांप के अंदर घुस गई तो वहां से निकलेगी तो है नहीं, जम जाएगी। अब सांप को मान लो कोई भी पक्षी खा लेगा, ईगल वगैरह खा लेगी, तो वहां पे ये हो जाएगी बढ़ करके 1 मिलीग्राम। अब उसके अंदर इतनी हो गई। अब इसको जो खा लेगा, मान लो टाइगर ने इसको पकड़ के खा लिया, तो वहां पर उसने ऐसे 6-7 पक्षी खा लिए, तो 5 मिलीग्राम हो गई। अब मान लो मेढक, टाइगर ने और भी चीजें खाई तो वहां से ही बढ़ गई। तो ये क्या है, ये चीजें मतलब जनरेशन टू जनरेशन, यानी फूड चेन में ये चीज खत्म नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है बाहर। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इसका पार्टिसिपेशन जमता जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, और ये सबसे ज्यादा डीडीटी के केस में ही होता है। ऑप्शन भी आपको यही लगाने के लिए आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लो, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, 10th क्लास की चीज है ये। चलो हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बाद में, सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। आज बता दूंगा, आज के लिख के रख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा आपको कि कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। चलो, एक साइंटिस्ट थे मैथिस सील्डन, 1838 में, उसी के 1 साल बाद यानी कि 1839 में दूसरे साइंटिस्ट हुए थियोडोरस स्वानन, ठीक है। मैथिस सील्डन, थियोडोरस स्वानन, दोनों ने अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या बताया, मैथिस सील्डन कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कौन थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के ऊपर काम करते थे, यानी कि पेड़ पत्तों के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सभी एनिमल और प्लांट जो हैं किसके बने हैं, सेल के बने हैं। किसके बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी कि मैथिस सील्डन जर्मन बोटेनिस्ट थे, इन्होंने बोला कि सभी प्लांट और एनिमल किसके बने हैं, सेल के बने हैं। उसी के 1 साल बाद जो थियोडोरस स्वानन थे, वो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। और कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। ये जर्मन बोटेनिस्ट, ये बी पहले आता है, और इनका जन्म भी मतलब पहले इन्होंने काम किया 1838 में, पहले बी आता है। तो बॉटनिस्ट कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जी और बी ये दोनों पहले ही आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बॉटनिस्ट थे, तो दूसरे नंबर क्या थे, बी से बी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। जेड बाद में आता है, तो ऐसे याद कर लो इसको, थियोडोरस स्वानन, बी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत सारे प्लांट और एनिमल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि ये किसी चीज में बंद रहते हैं। किसमें बंद रहते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद में और उन्होंने खोज करी, तब बताया कि प्लांट के अंदर एक और ऊपर से एक और झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, ये केवल प्लांटों में ही होती है, इसीलिए प्लांट का ये यूनिक कैरेक्टर है। तो उन्होंने ये बताया कि सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स। अब उसके बाद में और इन्होंने एक चीज और कही थी कि ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी प्लांट और सभी एनिमल्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। बात अभी यहीं तक पहुंची थी, सेल थ्योरी पूरी नहीं हुई। उसके बाद में और उन्होंने क्या कहा कि जो भी
चीजें हैं वो या तो सेल से बनी है या उनके प्रोडक्ट से बनी है, यानी कि सेल मिलकर के टिश्यू बनाएगी, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इसी तरीके से कोई हर एक या तो सेल से बनी है कोई चीज या फिर उसके प्रोडक्ट है, जैसे टिश्यू है, ऑर्गन है, उनसे बनी है, यानी कि और कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये 3 चीजें बताई। एक तो सेल वॉल के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में उन्होंने प्लांट एनिमल कंपोज ऑफ सेल ये बोला एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इसके बाद में इनने थियोडोर सोरेन ने और मैथ्यू शिलर ने दोनों ने मिलके किसकी नींव रखी, सेल थ्योरी की। और वहां पर उन्होंने बताया कि जो पूरे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो किसके बने हैं, सेल के बने हैं, सेल से ही बनते हैं या वो उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। अब उसके बाद में लेकिन इनकी थ्योरी जो है फेल हो गई। फेल कैसे हो गई, ये नहीं बता पा रही थी कि नई सेल कैसे बनती हैं। इतनी सारी चीजें नहीं थी उस टाइम पे। आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए इतने सारे हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो अब नई सेल कैसे बनती हैं। फिर उनके बाद में साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। कौन आए, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट किए और इस चीज को उन्होंने देखा, उनकी थ्योरी में थोड़ा सा क्या किया, बदलाव किया और उन्होंने एक वर्ड दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो वर्ड दिया, इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी सेल से ही नई सेल बन के आती हैं डिवाइड हो करके। कहां से आती हैं, पुरानी सेल से ही नई सेल्स बनती हैं डिवाइड हो करके। तो उन्होंने ये चीज जो है बताई और उसके बाद में इन्होंने कहा गया कि इन्होंने जो है सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। और यही हमसे पूछा गया था कि सेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी। पहला ऑप्शन था मैथ्यू शिल्डन इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जहां पे इस वर्ड को इनके साथ में जोड़ दिया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कुछ ऐसा सवाल था। एक लास्ट में एक ऑप्शन था कि रुडोल्फ विर्चो गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, तो यही ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए मुझे ये याद है। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो उन्होंने बताया था, तो यहाँ से ये इधर नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पे फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये सेल थ्योरी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। इसके अलावा और बायो में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया, सेल थ्योरी, कंपोजिशन। हाँ चलो एक चीज रह गई है, वो मैं बता देता हूँ कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट यानी जैसे अमीबा हो गई या बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए, हायर ऑर्गेनिज्म, उनमें होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यानी प्रो यानी पहले वाली, जैसे बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया वायरस वगैरह हो गए, ये प्रो यानी बहुत पुराने हैं ये, ठीक है, आज के नहीं हैं। तो इनमें क्या हुआ था, इनमें जो है इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अच्छे से बनी नहीं थी। इनका न्यूक्लियस मटेरियल यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, सेल के अंदर तैरता रहता है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल, बड़े ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल। तो यही अंतर रहता है मेनली, और तो ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। बाकी सब कंप्लीट हो गया, पूरे चीजें मैंने आपको बायो की बता दी हैं। और अब क्वेश्चन आता है इसके आसपास से तो देख लेना, बाकी अगर नहीं आता है तो आपकी किस्मत है भैया।